नमस्ते। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। सोचिए, एक बहुत ही व्यस्त सड़क है और वहां किनारे पर राजू का पानीपुरी का स्टॉल लगा है। वहां हमेशा भीड़ रहती है, बिक्री बहुत तेजी से हो रही है और राजू अपने इस छोटे से व्यापार को अब और बड़ा करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या है। देखिए, व्यापार को सही मायने में बड़ा करने के लिए सिर्फ स्वादिष्ट पानीपुरी बनाना ही काफी नहीं होता। इसके लिए आपको एक खास भाषा आनी चाहिए और वो भाषा है अकाउंटिंग यानी लेखांकन। आज की इस चर्चा में हम इसी अकाउंटिंग के बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। इस पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। इसका विकास और इतिहास, इसे कैसे परिभाषित करते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इस जानकारी का इस्तेमाल कौन करता है और अंत में अकाउंटिंग की कुछ जरूरी शब्दावलियां। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 1 से, अकाउंटिंग का विकास और इसका इतिहास। आपको क्या लगता है, व्यापार की ये भाषा कोई नई खोज है? बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग का इतिहास तो हमारी सभ्यता जितना ही पुराना है। अगर हम लगभग 4000 ईसा पूर्व में जाएं तो बेबीलोनिया और मिस्र में मजदूरी और टैक्स का हिसाब मिट्टी की गोलियों पर रखा जाता था। और अपने भारत की बात करें तो करीब 23 सदी पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी बही खाता रखने के तरीकों का बहुत विस्तार से जिक्र है। लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में असली क्रांति आई साल 1494। जी हाँ, 1494 में इटली के लूका पेसियोली ने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें लेखांकन का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की शुरुआत की। उनका मूल मंत्र था कि हर लेनदार के साथ एक देनदार का होना अनिवार्य है। और मजे की बात देखिए, प्राचीन काल की उन मिट्टी की गोलियों से लेकर पेसियोली की किताबों तक का ये पूरा सफर आज राजू के स्टॉल पर मौजूद उस आधुनिक डिजिटल लेजर में भी साफ झलकता है। इतिहास तो हमने जान लिया, अब चलते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम व्यापार की इस आधुनिक भाषा को सही मायनों में परिभाषित करेंगे। देखिए, अकाउंटिंग सिर्फ कॉपी में कुछ नंबर लिख देना नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। इसके 4 कदम होते हैं। सबसे पहले है पहचानना, यानी ये तय करना कि क्या रिकॉर्ड किया जाए। फिर आता है मापना, उसे रुपए पैसे की वैल्यू में तोलना। तीसरा है रिकॉर्ड करना, उसे बही खाते में तरीके से लिखना। और अंत में है संचार करना, यानी उस जानकारी को सही लोगों तक पहुंचाना। अब इसे राजू के नजरिए से सोचिए। पानी पूरी की एक प्लेट बेचना सिर्फ एक कच्चा डेटा है, लेकिन जब ये इन 4 कदमों से गुजरता है तो महीने के अंत में ये एक शानदार प्रॉफिट रिपोर्ट में बदल जाता है, जो राजू के लिए एक बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ एक पेच है, हर घटना को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जब राजू बाजार जाकर आलू खरीदता है तो वो एक वित्तीय लेनदेन है, उसमें पैसा शामिल है, इसलिए अकाउंटिंग में उसे दर्ज किया जाएगा। पर सोचिए, अगर कोई ग्राहक राजू की पानीपुरी खाकर उसकी खूब तारीफ करता है तो क्या होगा? व्यापार के लिए ये बहुत अच्छी बात है, पर यह एक गैर वित्तीय घटना है। इसे आप पैसों में नहीं माप सकते, इसलिए अकाउंटिंग की किताबों में इसकी कोई जगह नहीं है। अब आते हैं भाग 3 पर। आखिर राजू को इतनी मेहनत करके ये सब हिसाब किताब रखने की जरूरत ही क्या है? इसके उद्देश्य क्या हैं? सीधी सी बात है, राजू के लिए हर एक चीज दिमाग में याद रखना तो नामुमकिन है ना? इसलिए इसका पहला काम है एक व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखना। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण ये जानना है कि भाई स्टॉल फायदे में चल रहा है या नुकसान में। इसके लिए लाभ और हानि की गणना बहुत जरूरी है। और तीसरा, एक खास समय पर उसके व्यापार की कुल हैसियत क्या है, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, उसका पता लगाना। ये बैलेंस शीट असल में व्यापार का आईना होती है। यहां पर अक्सर लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, बुक कीपिंग वो रोजमर्रा का काम है, जैसे आलू, तेल और मसालों के बिलों को फाइल में लगाना। ये एक रूटीन है। लेकिन अकाउंटिंग वो इससे कहीं आगे की चीज है। अकाउंटिंग उन बिलों और आंकड़ों का उच्च स्तरीय विश्लेषण है। इसी विश्लेषण को देखकर राजू ये तय करेगा कि क्या अब शहर के किसी दूसरे इलाके में नया स्टॉल खोलने का सही समय आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। राजू ने खाते तो बना लिए, पर इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखेगा कौन? इसके उपयोगकर्ता कौन है? इन जानकारी चाहने वालों को हम मुख्य रूप से 2 गुटों में बांट सकते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाहरी उपयोगकर्ता। आंतरिक यानी अंदर के लोग, जैसे राजू खुद और उसके कर्मचारी, जो ये जानना चाहते हैं कि मेहनत रंग ला रही है या नहीं। बाहरी उपयोगकर्ता वो हैं जो व्यापार का सीधा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन राजू की सफलता में उनकी भी गहरी दिलचस्पी है। बाहरी लोगों के कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए राजू को एक बड़ी कार्ट खरीदनी है और वो बैंक से लोन मांगता है। अब बैंक हवा में तो पैसे देगा नहीं, वो राजू की अकाउंटिंग रिपोर्ट देखकर उसकी ऋण चुकाने की क्षमता जांचेगा।
उधर कर अधिकारी यानी टैक्स डिपार्टमेंट वाले ये देखेंगे कि भाई सही जीएसटी चुकाया जा रहा है या नहीं। यहां तक कि जो थोक व्यापारी राजू को आलू सप्लाई करता है वो भी उससे उधार देने से पहले उसकी वित्तीय मजबूती देखना चाहेगा। इन सब को अकाउंटिंग के सही आंकड़ों की ही जरूरत पड़ती है। अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव यानी भाग 5 पर पहुंच गए हैं। यहां हम कुछ बेहतरीन प्रथाओं और अकाउंटिंग की बेसिक डिक्शनरी पर नजर डालेंगे। देखिए, किसी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट को काम का बनाने के लिए उसमें 4 खूबियां होनी ही चाहिए। पहली, विश्वसनीयता, यानी हर खर्चे का पक्का बिल हो। दूसरी, प्रासंगिकता, रिपोर्ट में सिर्फ काम की जानकारी हो, फालतू चीजें नहीं। तीसरी, समझ, रिपोर्ट का फॉर्मेट इतना साफ हो कि कोई भी उसे आसानी से पढ़ ले। और चौथी है तुलनीयता, मतलब हिसाब रखने का तरीका ऐसा हो कि आप इस साल के मुनाफे की तुलना आसानी से पिछले साल के मुनाफे से कर सकें। चलिए अब अकाउंटिंग के कुछ भारी भरकम शब्दों को आसान बनाते हैं। सबसे पहले है संपत्ति, जिसे हम एसेट्स कहते हैं। ये व्यापार के वो संसाधन हैं जिनकी कोई कीमत होती है। राजू के केस में उसका वो पानी पूरी का कार्ट, बर्तन और गले में रखा कैश, ये सब उसके व्यापार की संपत्तियां यानी एसेट्स हैं। अगला शब्द है देनदारी या लाइबिलिटीज। ये वो पैसा है जो राजू को बाहर वालों को चुकाना है। अगर राजू ने अपना काम बढ़ाने के लिए बैंक से 50,000 रुपए का लोन ले रखा है तो वो लोन उसके व्यापार के लिए एक लाइबिलिटी है। फिर बारी आती है पूंजी यानी कैपिटल की। ये मालिक का अपना पैसा होता है। राजू ने जब पहली बार स्टॉल शुरू किया था तो अपनी जेब से जो पैसा लगाया था वही उसकी पूंजी है। और यहीं से अकाउंटिंग का वो जादुई समीकरण बनता है। कुल एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल को मिलाकर बनते हैं। ये एक लाइन का समीकरण पूरे अकाउंटिंग की रीढ़ की हड्डी है। व्यापार के रोजमर्रा के हिसाब के लिए 2 और शब्द बहुत अहम हैं। पहला है राजस्व यानी रेवेन्यू। पानी पूरी बेचकर गल्ले में जो भी कुल पैसा आया वो रेवेन्यू है। और इसके बिल्कुल उलट है व्यय यानी एक्सपेंस। उस रेवेन्यू को कमाने के लिए राजू ने आलू, तेल, मसाले खरीदने पर जो भी खर्च किया वो एक्सपेंस कहलाता है। और इन सब का अंतिम नतीजा क्या होता है? लाभ यानी प्रॉफिट। कोई भी व्यापार सफल है या नहीं ये इसी से तय होता है। इसे निकालना बड़ा आसान है। जब आपकी कुल कमाई यानी रेवेन्यू आपके खर्चे यानी एक्सपेंसेस ज्यादा होती है तो जो बचता है वही आपका प्रॉफिट है। और अगर खर्चे ज्यादा हो गए तो समझ लीजिए नुकसान हो गया। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? देखिए, चाहे कोई सड़क के किनारे एक छोटा सा स्टॉल चला रहा हो या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक हो, व्यापार के इन वित्तीय पहलुओं को समझना सबके लिए जरूरी है। एक मजबूत अकाउंटिंग सिस्टम आपको गलतियों से तो बचाता ही है, साथ ही आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। यही फिनिकोलॉजी का मूल मंत्र भी है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का कोई बोरिंग खेल नहीं है। ये असल में वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। हमने देखा कि राजू के सिर्फ एक छोटे से पानी पूरी स्टॉल को भी प्रॉफिट कमाने और आगे बढ़ने के लिए कितने स्पष्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अब जाते जाते जरा इस बात पर सोचिएगा, अगर सिर्फ एक कार्ड के लिए इतने बारीक हिसाब किताब की जरूरत है तो सोचिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया भर में हजारों लोकेशंस पर अपना बिजनेस चला रही हैं, वो इतने विशाल पैमाने पर अपने अकाउंटिंग को कैसे संभालती होंगी, उस लेवल की जटिलता को वो कैसे मैनेज करती होंगी। है ना ये सोचने वाली बात? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।